हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपको करा रहा हूँ उत्तराखंड LT 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और जिसमें मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट। इसको मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ और अब से मैं आपको यूनिट वाइज प्रिपरेशन कराऊंगा। तो मैंने पहले उठाया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा तकनीकी। इससे शुरू करेंगे हम और इसको खत्म करने के बाद बाकी यूनिट्स पे भी जाएंगे। बाकी यूनिट्स की कुछ कुछ चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो प्रीवियस सिलेबस से भी और इस सिलेबस में दोनों में है, उनकी कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इसी तरह से बाकी सारी यूनिट को भी मैं इस चैनल के मीडियम से कवर करूंगा। साथ में मैं आपके लिए उत्तराखंड की MCQ सीरीज लेके आया था और GS यानी इंडियन जीके का आपको दो तीन वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। और साथ में रीजनिंग के भी अपडेटेड वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूँ। तो अभी हमने नंबर सीरीज रीजनिंग में शुरू किया है, वहां भी आप देख सकते हैं। तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। आज शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा तकनीकी के बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में उसके एरियाज, यूज और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी की। व्हाट इज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? अब क्या था, देखिए पुराने जमाने में जो टीचिंग होती थी वह जस्ट थ्योरेटिकल बेस होती थी। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, भाषा प्रयोगशाला आदि के साथ विभिन्न प्रविधियों और व्यू रचनाओं का उपयोग कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। वर्तमान समय में आपको पता है कि टीचिंग में जो है टेलीविजन का भी यूज आपको पता है। ज्ञान दर्शन जो है वो एक चैनल जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, वो चलता है। भाषा प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, आपने लिंग्विस्टिक लेबोरेटरीज देखी होंगी। शिक्षण मशीन, कंप्यूटर तो आपको पता ही है। इन सब का यूज किया जा रहा है। तो इन सब टेक्नोलॉजी का शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में यूज, इसी को कहते हैं तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी का सामान्य अर्थ अगर आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यह होता है कि अगर शिक्षक अपने कार्य को सरल और प्रभावी बनाने के लिए अगर किसी तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, तो उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। उस वैज्ञानिक तकनीकी में नए नए साधन आ सकते हैं। टेलीविजन आएगा, कंप्यूटर आ सकता है, मोबाइल फोन आज की डेट में है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज जब हम एजुकेशन में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। So it is the meaning of educational technology when we use the educational technical tools of education in our teaching, then such type of technology is known as educational technology. तो ये है आपके पास शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी से अब यहाँ परिभाषा से आपके पास एक सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शैक्षिक तकनीकी। यानी जो भी आप शैक्षिक तकनीकी के अंदर पढ़ेंगे वो आप टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन टूल से आप जो है तकनीकी तकनीकी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आप जो है शिक्षा को क्या बना रहे हैं, रुचिकर और प्रभावी बना रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अभी आई है। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE सॉरी, नॉट NEP, NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, और साथ में एक प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के अनुसार शैक्षिक तकनीकी एक संप्रेषण है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, देखिए आपके पास कि जो NPE 1986 है, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी शैक्षिक तकनीकी है वह किस तरह की प्रक्रिया है? तो किस तरह की प्रक्रिया होना चाहिए? संप्रेषण की प्रक्रिया है। तो यहां से आपके पास ये प्रश्न बन सकता है। और इस तरह के संप्रेषण या कम्युनिकेशन की प्रोसेस है कि जिसमें क्या किया जाता है, व्यावहारिक विज्ञान पर वैज्ञानिक जनसंचार माध्यम को प्रयोग में लाया जा सके और नहीं भी। तो इसका मतलब होता है कि आप जो है
एनपी 1986 ने ये कहा कि जो शैक्षिक तकनीकी है वो एक संप्रेषण प्रक्रिया है, जिसके अनुसार आप जो है वैज्ञानिक जनसंचार माध्यमों को प्रयोग में ला भी सकते हैं और नहीं भी। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ है, देखिए कि जो एमएचआरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास निगम, इसने क्या कहा 2015 में, क्या कहा कि शैक्षिक तकनीकी को मोबाइल के माध्यम से सर्वसुलभ बनाने हेतु ई पाठशाला कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ई पाठशाला कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था आपका एमएचआरडी 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने किया था। और कब किया था? ई पाठशाला का शुभारंभ किया था 2015 में। अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी से आपको फिलोसफी की तरफ ले जा रहा हूँ। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद, इनको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन, व्यवहारवाद में छात्र उद्दीपन को अनुक्रिया से जोड़ता है और इसमें नया व्यवहार उत्पन्न होता है। प्रारंभ में अधिगम करता निष्क्रिय होता है और उद्दीपन देखकर ही अनुक्रिया करता है। जो व्यवहारवाद है, इसका मतलब क्या है कि व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है या व्यवहार में जो नया व्यवहार जो उत्पन्न हो रहा है, वह किसकी वजह से हो रहा है? उद्दीपन को देखकर ही हो रहा है। उद्दीपन यानी स्टिमुलस को देख के अगर आपके बिहेवियरिज्म में कोई चेंज आ रहा है तो उसे कहते हैं व्यवहारवाद। लेकिन इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज है कि व्यवहारवाद में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है। ये प्रारंभ में, स्टार्टिंग में इसमें निष्क्रिय रहता है। अब आप संज्ञानवाद में जब जाते हैं तो इसके अनुसार सभी अधिगम व्यवहार को परिवर्तित करने से ही नहीं बल्कि छात्र भी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी होते हैं। तो संज्ञानवाद कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग जो है, जो लर्नर होगा वो भी क्या होगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा। और इससे भी बड़ी चीज है, इससे भी नई चीज है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। रचनावाद में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने अनुभव और अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, यानी खुद से सीखता है। तो ये व्यवहारवाद पहले चलता था जब एक दूसरे को अनुक्रिया से जोड़ता है, अनुकरण की प्रक्रिया से सीखता है। संज्ञानवाद में क्या है कि खुद एक्टिव होके जो है सीखता है। और रचनावाद में जो है, कॉग्निटिज्म में जो है, स्वयं जो है व्यक्तिगत अनुभव और इंटरेक्टिव मीडियम से जो है सीखता है, अनुभव तथा अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो व्यवहारवाद में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है, संज्ञानवाद में अधिगमकर्ता एक्टिव रहता है और सक्रिय भागीदारी निभाता है। और अगर आप बात करते हैं रचनावाद की, तो इसमें व्यक्ति स्वयं के अनुभव और अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। अब देखिए थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट से मैं समझाता हूँ कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कैसा डेवलपमेंट है। तो पहले क्या होता था, देखिए गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान करना, एक व्यक्ति तक ही ज्ञान पहुंचता था। तो पहले क्या था, पहले जमाने में कि एक गुरु अगर किसी शिष्य को ज्ञान दे रहा है तो मौखिक रूप से ये होती थी और एक ही बच्चे तक जो है ज्ञान पहुंचता था। फिर ज्ञान को संचित कर कर या लिख कर संचित किया जाने लगा। फिर ज्ञान को जो है लिखा जाने लगा और उसको जो है कलम, प्रतियों, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि में दिया जाने लगा। यानी पहले ज्ञान मौखिक होता था, बाद में ज्ञान क्या होने लगा? लिखित होने लग गया। ठीक हो गया। अब आप तीसरे पे जाइए। तो छापे खाने के आविष्कार और शिक्षण अधिगम की सामग्री का विकास हुआ जिससे एक से अधिक व्यक्तियों को ज्ञान देना संभव हो पाया। अब क्या हुआ कि पहले एक ही व्यक्ति को ज्ञान मिल रहा था, अब क्या हुआ कि बुकें छपने लग गई है, बुकें छपने लगी। थोड़ा सा बुकें छपने लग गई तो पुस्तकों का जो है संख्या बढ़ने लगी और पुस्तकीय ज्ञान होने लगी। और पुस्तकीय ज्ञान से क्या हुआ कि एक ही पुस्तक से बहुत सारे लोग पढ़ पाए। सपोज करो एनसीईआरटी की कोई बुक है तो उसको आप भी पढ़ रहे, दूसरा भी पढ़ रहा है, तीसरा भी पढ़ रहा है, तो इस युग की बात हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का शिक्षा में उपयोग हुआ, मौखिक व लिखित रूप में, प्रिंट रूप में, अतः अधिकाधिक संख्या में ज्ञान का प्रसार हुआ। और इस ज्ञान के प्रसार के टूल थे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, शिक्षण सहायक सामग्री, सीडी आदि। अब देखिए ये आपको फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है कि शैक्षिक तकनीकी है क्या।
तो एक्चुअल में ये आपकी शैक्षिक तकनीकी है जो आप वर्तमान समय में सीख रहे हैं जिस प्रोसेस से। अभी देखिए मैं अपनी एक अलग लोकेशन में हूँ, मेरे से कम यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे वो सब अपनी अलग अलग लोकेशन में हैं, लेकिन तब भी मैं यहाँ से ज्ञान दे रहा हूँ तो सबको पहुंच रहा है। तो ये है आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कार्य क्या क्या हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कार्य थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणामों के लिए शिक्षण विशेष विशेष शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल्स का विकास करना। पहला तो था कि आपके जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनका डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल्स। सेकंड है शिक्षण विधि, शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षा के सामान्य स्वरूपों का निर्धारण करना। ये तो आपको पता ही है, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विशेष समुदाय की आकांक्षाओं और शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना। आप पता लगा सकते हैं शैक्षिक तकनीकी से कि किस क्षेत्र के लोगों को कौन सी नॉलेज चाहिए। फिर शैक्षिक वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के उपाय निकालना। ऊपर वाले की तरह ही है, आप प्रत्येक छात्र को किस परिस्थिति में कैसे सिखाना है ये भी पता कर सकते हैं शैक्षिक तकनीकी से। शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली को व्यवस्थित करना जिसमें नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन सम्मिलित है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है कि शिक्षण प्रक्रिया को क्या करती है, व्यवस्थित करती है, ऑर्गेनाइज तरीके से करती है, जिसमें नियोजन भी होगा, क्रियान्वयन भी होगा, मूल्यांकन भी होगा। आप अप्लाई भी करेंगे, प्रोसेस भी करेंगे और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपके पास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों या अध्यापकों को उचित प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करना। तो फीडबैक प्रदान करना भी शैक्षिक तकनीकी का कार्य है। बिना फीडबैक के कोई भी लर्निंग नहीं होती है, ये आपको पता है। आगे देखिए विद्यार्थियों की योग्यता और शिक्षक विशेषताओं का पता लगाना। विद्यार्थियों की योग्यता और उनकी शैक्षिक विशेषताएं यानी वो किस क्षेत्र में निपुण है उसका पता लगाना। कक्षा शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। आज की डेट में टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बहुत सारे सीट्स देखते होंगे, नई नई सीट बनी होती है, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया चेंज हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना, सीखने की प्रक्रिया में जो है अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखना। और अंत में जो है शिक्षण प्रक्रिया में उचित साधनों और विधियों का निर्माण एवं विकास करना। ये भी आपका शिक्षण शैक्षिक तकनीकी के कार्य है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, शैक्षिक तकनीकी के सोपान। तो शैक्षिक तकनीकी के 4 सोपान होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। शैक्षिक तकनीकी के कितने सोपान होंगे? 4। पहला होगा एनालिसिस, दूसरा होगा आपके पास एक्टिविटीज, तीसरा होगा आपके पास इवेल्यूशन और चौथा आपके पास फीडबैक। अब थोड़ा सा इनको डिटेल से देखते हैं। एनालिसिस मीन्स शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करना। आप एनालाइज करेंगे कि जो टीचिंग मेथड्स या दो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप अप्लाई करने वाले हैं उसको या वह है किस तरह के स्टूडेंट और किसके लिए जो है एप्लीकेबल है। फिर आप क्या करेंगे, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज यानी आप टीचिंग एक्टिविटी को, क्रियाकलापों को निर्धारित करेंगे। सपोज करो आप जल दिवस के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जल दिवस के बारे में किस तरह से आप बता सकते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। किस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, अधिगम प्रक्रिया किस तरह से आप चला सकते हैं उसका विश्लेषण करेंगे कि आपको नाटक कराना है, क्या कराना है, कैसे कराना है। फिर आप उस पर कोई एक्टिविटी कराएंगे कि बच्चे को जैसे जल जल गिर रहा है, आपने क्या कहा, जल्दी जाओ बच्चे वहां पे बाल्टी लगा दो। तो इससे क्या हो रहा है, आप बच्चे को जल बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी आपकी हो गई है। मैं एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूँ। इवेल्यूशन, आपके कहने से बच्चा गया या नहीं गया, उसने कितना जल बचा पाया या बच्चा कितना सीख पाया कि उसको जल बचाना चाहिए। उसने बाल्टी तो लगा दी लेकिन उसको क्या पता चला कि उसको जो है जल का संरक्षण करना चाहिए। तो वो आपका इवोल्यूशन में। और लास्ट में फीडबैक, जो आप बच्चे को देंगे कि आपने सही किया है, गलत किया है, जो भी बच्चे को कहा है वो आपका फीडबैक रहेगा। तो ये है शैक्षिक तकनीकी के सोपान, 4 सोपान याद रखिएगा। एनालिसिस, एक्टिविटीज, एवोल्यूशन और फीडबैक। AAEF याद करने का आसान तरीका। एनालिसिस मीन्स अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, क्रियाओं का निर्धारण करना या एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना,
सेकंड, थर्ड इवेल्यूटिंग मूल्यांकन, और फोर्थ आपका फीडबैक यानी पृष्ठपोषण। अब बात करते हैं लास्ट आज की इस क्लास का लास्ट टॉपिक। ये है आपके पास शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र क्या है, देखिए। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करती है, व्यू रचनाओं और युक्तियों का चयन करती है, श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन और उत्पादन और उपयोग करती है, शैक्षिक रैखिक नियोजक एवं मूल्यांकन करती है, अधिगम के सिद्धांतों का चयन, सामान्य व्यवस्था परीक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण में इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आपको पता है एनसीटीई खोली है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर प्रणाली उपागम का उपयोग, पृष्ठपोषक में सहायक, पाठ्यक्रम निर्माण, मशीनों एवं जनसंपर्क माध्यमों का उचित प्रयोग। ये है आपके पास शैक्षिक तकनीक के क्षेत्र। अब देखिए, ये थी आज की क्लास। इस क्लास में आपको देखा होगा आपने हर चीज जो है वो टेक्निकल टर्म्स में सीखी है। तो शैक्षिक तकनीकी थोड़ा टेक्निकल यूनिट आपके पास है। इसको समझने के लिए इस क्लास को आपको जरूर देखना पड़ेगा, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें पता लग गई। ये जो शैक्षिक तकनीकी के स्कोप हैं, ये सारे स्कोप ही आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं, और यही आपके पास एलटी के सिलेबस में इससे आगे आएंगे। तो मैं आपके लिए अब नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक होता है शिक्षा की तकनीकी और एक होता है शिक्षा के लिए तकनीकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है शैक्षिक तकनीकी। जुड़े रहिए मेरे साथ A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। आपको यहाँ एक अच्छा कंटेंट और रोचक कंटेंट मिलेगा। देखिए, आपने अधिगम पढ़ा होगा, अधिगम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रुचि होना। आपकी अगर रुचि है तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पाठ्यक्रम या टीचर को टीचिंग प्रोसेस का इंटरेस्टिंग होना। तो मैं आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट के मीडियम से बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। जुड़े रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग है, इसको आप टेक्निकल वे से पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आऊंगा टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर हम बात करेंगे OHP की। तो ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज इस यूनिट को मैं कवर करा रहा हूँ। फिर हम दूसरी यूनिट में शिफ्ट होंगे, इसी तरह से सारी यूनिट आपकी कवर अप होंगी। तो बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।